कन्वर्ट ही करेगा एनर्जी को फिर। देखो ये कैपेसिटर होता है तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, तो स्टोर हो गया तो चार्ज के जब ये चार्ज स्टोर हो जाता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमें डिराइव करने होते हैं। ठीक, तो सपोज करो कि ये एक कैपेसिटर है और इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ ना, मतलब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाई है और नेगेटिव प्लेट यहाँ लगाई है तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, आगे ना, यहाँ नेगेटिव प्लेट मैंने लगाई है इसको तो कुछ वर्क हो रहा है। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज के टर्म्स में, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है ना 10th क्लास में। सो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू डेल्टा क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो डेल्टा क्यू लिख लिया मैंने, लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ कि ना। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू सी वी, तो V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, Q बाई सी लिख सकता हूँ, है ना। सो W हो जाएगा, V की जगह पे क्या हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेल्टा Q। ठीक, अब जब इसमें पहले सबसे पहले कितना कितना चार्ज था, मान लो मैं बोलूँ 0 चार्ज था, 0 से मान लो अब 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर तुम्हारा इतना सारा हो गया, बहुत सारे चार्ज इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि नेट जो Q बाई सी ले लूँगा इसको और इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से Q तक, Q नेट तक। ठीक है, 0 से लेके इसको Q तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा ये Q स्क्वायर बाय 2। Q और C तो कांस्टेंट, ये Q और डेल्टा Q तो ऐसे ही रह जाएगा अंदर की तरफ, और 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, इसमें 0 से Q तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 बाई सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे इसमें, Q से 0 तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी, Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 बाई 2, और सर ये तो सी रहेगा ना यहाँ पे, तो 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी हो गया। अब मैं इसको कैसा कर सकता हूँ, Q इक्वल टू सी वी होता है ना, तो उसको W को मैं U से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक, U क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो एज Q इक्वल टू सी वी, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये हो जाएगा। अब Q इक्वल टू सी वी भी होता है, तो इसको ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। एज Q इक्वल टू सी वी, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, U इक्वल टू 1 बाई 2 Q इंटू वी। ठीक है, अंडरस्टूड, ये तुम्हारा हो गया 1 बाई 2 Q इंटू वी। अब इसमें एक चीज़ और आती है एग्जाम में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज करो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू डी होता है ना, यानी अगर कोई कैपेसिटर किसकी तरह है, सिलेंडर की तरह होता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी। ठीक, सो एनर्जी डेंसिटी क्या है एक्चुअली में, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली में क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज एक्चुअली में
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस है। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ स्पेस। ठीक है बेटा, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं इसको? सपोज करो पहले जो हमारी एनर्जी थी वो ये थी, ठीक है। सी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या हो जाएगा? और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए होता है। तो क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? सिग्मा इंटू ए का स्क्वायर कर सकता हूँ। और सी की जगह पे क्या लिख लूँगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू 1/2। तो u की ये इसमें वैल्यू डाल दी, q की जगह पे सिग्मा इंटू ए, c की जगह पे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डाल दिया, ठीक है। और e किसके इक्वल था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा का स्क्वायर a का स्क्वायर इंटू डी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा मैं, यहाँ पे a कर दूंगा, और यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा कर सकता हूँ ना मैथ्स में? मैथमेटिकली ऐसा कर सकता हूँ। तो अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर सकता हूं, और ए से ए को काट कर सकता हूं, बताओ, और एप्सिलॉन नॉट तो रह जाएगा एक। इतना कर सकता हूं ना? यस सर। और एरिया इंटू डी क्या होता है बताया था अभी मैंने? वॉल्यूम बताया था, ये वॉल्यूम होता है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं अब, तो यू अपॉन वी अगर कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? एनर्जी पर यस एग्जैक्टली। तो यही तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। तो यही तो है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज योर एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या निकल गया अब तुम्हारा यहाँ पे? ये निकल गया एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब हमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उसको हटा दिया, ठीक है, दूसरी बैटरी के साथ अटैच कर दिया। तो इन सब सिचुएशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो नेट एनर्जी होगी वो होगी 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, बोर्ड में नहीं आती है, लेकिन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि इजीली हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगी 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अंडरस्टूड? इसको लिख लो बेटा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी सॉल्व। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि कॉम्बिनेशन में जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम कैसे कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसका एक सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का 2.10 है, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर था 900 पिकोफैरेड का, उसको चार्ज किया 100 वोल्ट बैटरी से, और उसके बाद क्या किया, उसमें एनर्जी स्टोर निकालनी है। उसके बाद हमने उसको डिस्कनेक्ट करके एक दूसरी बैटरी के साथ कलेक्ट कर दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप करो जरा एक बार ट्राई। तो 2.10 है, पेज 82 पे दिया हुआ है क्वेश्चन ये। और पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, यानी सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये 900 पिकोफैरेड का है। इसकी वोल्टेज यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 200 वोल्ट है इसकी जो वोल्टेज है, ठीक है। ये 900 पिकोफैरेड का है, तो पिकोफैरेड का मतलब है 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो एनर्जी तो सब लोग इजीली इसको निकाल लेंगे 1/2 CV स्क्वायर से। C भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है,
ये 100 है, ठीक है, तो इससे निकल जाएगा इजीली। ये जूल आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि ये वो बैटरी है, इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। इसको जब रिमूव कर दिया गया तो कह रहे हैं कि एक खाली कैपेसिटर को हमने यहाँ पे लाके लगा दिया जहाँ पे बैटरी थी हमारी पहले। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी Q/2 हो जाएगा, होएगा कि नहीं। तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये अनचार्ज है तो ये भी सारा चार्ज इस पर देगा और ये भी क्या हो जाएगा, Q/2 और -Q/2 होएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे अगर हम देखें तो टोटल जो एनर्जी है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें से चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ चार्ज का लॉस जो है हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो इसकी जो टोटल एनर्जी आएगी 1/2 CV² करके वो आएगी लगभग सबसे पहली वाली जो आएगी 4.5 × 10⁻⁻6 जूल, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 902 से कर दोगे इसको, और वोल्टेज कितना है 100 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके, ठीक है। तो अब ये देखो आधा आधा बट गई ना, तो एनर्जी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, अगर U/2 आप कर लो, लेकिन इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों आधी हुई है, ठीक। तो आ जाएगा 2.25 × 10⁻⁶ जूल। समझ में आ रहा है, 2.25 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो 2.25 × 10⁻⁶ जूल आ गया। तीसरा बोल रहा है कि बाकी का कहाँ चलेगी एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा है, हमेशा शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म जब भी होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती है ट्रांसफॉर्म, तो एनर्जी लूज करती है, यानी कि एनर्जी कुछ और फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां से एक CBSE का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट। ठीक, ये पूछ सकता है, और ये किसी का ध्यान इस पे नहीं जाएगा, ये बस इसी NCERT के आंसर में भी ये समझाया हुआ है, ठीक है। सो इसको लिख लो तुम, देयर इज अ ट्रांजिएंट पीरियड। क्या मतलब है, सो देयर इज अ ट्रांजिएंट पीरियड बिफोर द सिस्टम सेटल्स टू द सिचुएशन। यानी कि क्या होगा कि ये दोनों, जैसे एक होता है ना टंकी में, मान लो कि ये 500 लीटर की टंकी थी और अब मैंने इसको एक और खाली 500 लीटर की टंकी से अटैच कर दिया, तो 250 लीटर इसमें आ जाएगा, 250 लीटर इसमें आ जाएगा, 250 इसमें, 250 इसमें। तो ये जब मूवमेंट हो रही होगी उसी को ट्रांजिएंट पीरियड हम बोलेंगे, ठीक है। यानी अब आ गया दोनों में सेम, ठीक। तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ट्रांजिएंट करंट का आंसर अब हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ट्रांजिएंट पीरियड के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड a transient current flows from the first capacitor to the second, ठीक है। सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसी दौरान जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम in the form of heat and electromagnetic wave. क्लियर है, या रेडिएशन कह सकते हो, वेव और रेडिएशन सेम ही चीज है। देखो
जब भी ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हो ना, तो आप ये देखो कि इन जॉइंट्स पे फोकस करो, 1 2 3 4 5। तो कभी कभी क्या होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बन जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, अगले चैप्टर में आएगा। तो कभी कभी इस शेप में भी बन जाता है, ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, यूं बन जाता है। तो इसमें अगर ये और ये सेम है, यानी कि अगर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी 2/2 हो रहा है और ये भी 2/2 हो रहा है, तो ये वाला कैपेसिटर हम हटा देंगे, फिर ये काउंट नहीं होगा, ठीक है सर, ये काउंट नहीं होगा, अंडरस्टूड। लेकिन यहां पे ये होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम करंट कैसे भेज। तो मान लो कि मैं यहां से करंट भेज रहा हूं, अगर आई करंट भेज रहा हूं, फिर यहां गए, 2 पार्ट यहां मिल गए, फिर इधर भी मिल गया अलग, फिर इधर मिल गया, इधर मिल गया अलग, तो ये पैरेलल में हो गया। फिर यहाँ पे अलग करंट मिल गया, यहाँ अलग करंट मिल गया, यहाँ अलग, यानी कि ये तीनों पैरेलल में है। यानी कि C2 C3 पे अलग करंट था, ये वाला तो बाहर ही हो गया, C3 पे भी पैरेलल हो गया, C4 भी पैरेलल हो गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ करंट आ रही है, ये भी बाहर ही है, बिल्कुल इस नोड के बाहर ही है। तो यहाँ पे तुम इसको फिर C5 लिख दोगी, ये C5 हो जाएगा, ठीक है, और ये C1 हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे तुम, C2 C3 C4 किस में पैरेलल में है, तो इनको छोटा करोगे तो लास्ट में बस केवल ये इस तरीके से बच जाएगा केवल। फिर इसका आर नेट, ओ सॉरी सी नेट इसका निकाल लोगे, आर नेट तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, सी नेट इसका निकल जाएगा। करो आप, करो तो अब करो। पैरेलल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, C2 C3 C4 तीनों सेम ही है, तो ये कितना, ये तो 2 माइक्रोफैरड था ही, ये तीनों किसमें है, 2 4 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब इसका तो जो C इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/CS प्लस 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, सब कुछ सॉल्व करने पे 7/6 या CS को कह सकती हो 6/7 माइक्रोफैरड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी CBSE में आ चुका है, CBSE में पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सेटअप दिया हुआ है, 12 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 12 वोल्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 4 माइक्रोफैरड वाला जो कैपेसिटर है, उसके पास जो चार्ज है ना, वो है 16 माइक्रोकूलम का, चार माइक्रोफैरड जो उस पर चार्ज है 16 कूलम का, ठीक है। कितना है 16 कूलम का है, लेकिन यहां पे थोड़ा एरर मुझे लग रहा है, लेकिन 16 माइक्रोकूलम दिया हुआ यूं, ठीक है, 16 माइक्रोकूलम दिया, 16 कूलम होना चाहिए वैसे तो, चलो लेकिन कोई नहीं, 16 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। ये फैरेड में है तो एक कैपेसिटर हो गया, इसका चार्ज हो गया, ठीक। तो आपको केवल ये बताना है कि ये जो 12 माइक्रोफैरड वाला है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, यानी इस 12 माइक्रोफैरड वाले की टोटल एनर्जी कितनी है, ये बताना आपको, ये बताना है। कैसे करोगे, सॉल्व करके देखो एक बार। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पैरेलल में चार्ज अलग अलग होंगे, यानी यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, ठीक। यहाँ पे भी चार्ज अलग है, ठीक, ये चार्ज, इसका भी चार्ज अलग होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = CV, है ना। अपने को ये पता है, C पता है यहाँ पे, और Q पता है, तो वोल्टेज निकल जाएगी यहाँ पे, यहाँ से हमें वोल्टेज पता चल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे तो सेम होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हम V निकाल लेंगे यहाँ पे, वोल्टेज जो है। तो यहाँ पे कितनी है, 16 माइक्रोकूलम था और 4 माइक्रोफैरड है, चलो ये कट जाएगा तुम्हारा, 4 4 16 हो जाएगा तुम्हारा। तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट आ जाएगी, वोल्टेज हो जाएगी तुम्हारी 4 वोल्ट, ठीक, ये 4 वोल्ट हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस 12 माइक्रोफेरेड हमें निकालना है। तो हमें टोटल पता है हमारे पास 12 है, तो अगर यहाँ पे 4 यूज़ हो जा रही है, 4 वोल्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 वोल्ट होगी कि नहीं? 8 वोल्ट होगी ना, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि दोनों का सम होकर ही तो बनेगा यहाँ। यानी अगर यहाँ 8 वोल्ट यूज़ हो रही है और यहाँ पे 4 यूज़ हो रही है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो दोनों का सम 12 बन रहा है। यानी 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट तुम्हारा 12 वोल्ट बन रहा है। ठीक, हमें क्या निकालना था? 12 माइक्रोफेरेड पे हमें एनर्जी स्टोर निकालनी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, U = 1/2 CV²। हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही था और हमने क्या पता लगा लिया? वोल्टेज पता कर ली इसकी, और C हमको दिया ही हुआ था। C हमारा कितना था? 12 माइक्रोफेरेड था। तो 12 × 10⁻⁻6 कर दूंगा, और वोल्टेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 8 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एनर्जी पता चल जाएगी। तो लगभग सॉल्व करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 6 तो 12 हो गया यहाँ पे, और 8 8 64 हो गया। तो लगभग आएगा ये 284. 3.84, नहीं 284 नहीं आएगा, 384 आएगा। 284 क्यों आएगा? 64 into 6. हाँ, किधर देख के करो जरा, हाँ, 38. 384 सिंपल मिस्टेक करनी। ठीक है, तो 3 पॉइंट, सर वही कैलकुलेशन गलत हो गई थी, हाँ। वरना ये ऐसे ही करा था। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है।